इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 8 बजने वाले हैं। वक्त हो गया सुपरफास्ट 100 का। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे 100 बड़ी खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आम चुनाव में सबसे करारी हार के बाद कांग्रेस को एक और झटका लगा है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने फैसला दिया है कि सदन में नेता विपक्ष नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि नियम के मुताबिक नेता विपक्ष के पद पर दावा करने के लिए किसी राजनीतिक दल के पास 55 सांसद होने जरूरी है, जबकि वर्तमान लोकसभा में दूसरी सबसे बड़े दल कांग्रेस के सदस्यों की संख्या महज 44 है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी को नेता विपक्ष का पद देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका भी खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर खिंचाई करते हुए कहा था कि सदन के स्पीकर की जो व्यवस्था है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। यहां वो पीएम के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह के साथ केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी होंगे। अमित शाह आज सुबह 10:25 पर बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 12:30 बजे अमित शाह रविंद्रपुरी में बने प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह कल बाबा विश्वनाथ की पूजा करके दिल्ली लौट जाएंगे। अमित शाह का वाराणसी दौरा रोहनिया में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी खास है। रोहनिया में 13 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के साथ ही भावी योजनाओं की जानकारी भी देंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का रास्ता लखनऊ से दिल्ली पहुंचा और अब यूपी में बहुमत लाना है। लखनऊ के निराला नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शाह ने कहा कि यूपी में बीजेपी को मजबूत करना है ताकि सरकार बन पाए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी लगातार काम करते हैं, वो न सोते हैं और न सोने देते हैं। मैं अभी मंत्रिमंडल में नहीं हूं, मेरे जो साथी है उनके लिए कहता हूं कि मोदी जी सोते भी नहीं है और सोने देते भी नहीं है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक की। बैठक में बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने कहता हूं कि मोदी जी सोते भी नहीं है और सोने देते भी नहीं है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक की। बैठक में बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंत्रणा की और चुनावी रणनीति बनाई। पाकिस्तान में राजनीतिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। विपक्षी नेता इमरान खान और मुस्लिम धर्मगुरु ताहिरुल कादरी ने हजारों समर्थकों के साथ बीती रात रेड जोन की तरफ मार्च किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प भी हुई। इमरान खान ने पीएम को इस्तीफा देने के लिए आज शाम तक का वक्त दिया है। इस्लामाबाद स्थित रेड जोन में संसद भवन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के आवास, सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न देशों के दूतावास हैं। रेड जोन की तरफ मार्च करने से पहले इमरान खान ने अपने समर्थकों से कहा कि मुझसे वादा कीजिए, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो आप नवाज शरीफ से बदला लेंगे। कादरी अपने समर्थकों के साथ संसद भवन की तरफ जाने के लिए बढ़े, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कादरी की पार्टी पाकिस्तान अवामी तहरीक के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नवाज सरकार प्रदर्शनकारियों से सख्ती से नहीं निपटना चाहती। पुलिस को बल प्रयोग न करने की सख्त हिदायत है। इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम नवाज शरीफ ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया है। दरअसल खान और कादरी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 6 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे नवाज शरीफ सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाल में हुए आम चुनाव में धांधली को लेकर इमरान खान पीएम का इस्तीफा मांग रहे हैं। भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने फिर कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की। सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक कल दिल्ली में पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मिले। गिलानी ने वार्ता रद्द करने के भारत के फैसले को गलत बताया। गिलानी के बाद एक और अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने भी दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मुलाकात की। यासीन मलिक ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी उदारता नहीं दिखा रहे। इससे पहले जब गिलानी पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित से मिलने पहुंचे तो उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। इस मुलाकात का विरोध कर रहे हिंदू क्रांति सेना के कार्यकर्ता गिलानी की कार के आगे खड़े हो गए। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें हटाया। पाकिस्तान के साथ बातचीत रद्द करने के फैसले को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सही ठहराया। उन्होंने कहा कि सचिव स्तर की वार्ता से पहले अलगाववादियों से पाक उच्चायुक्त की मुलाकात सही नहीं है। हमारे सारे सीसीएस के लोगों ने परस्पर हम लोगों ने आपस में बातचीत करके ये फैसला किया था कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को अलगाववादियों से बात नहीं करनी चाहिए।
भले ही पाकिस्तान के साथ सचिव स्तर की वार्ता रद्द हो गई, लेकिन कांग्रेस ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि यूपीए सरकार ने मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान से वार्ता बंद कर दी थी, तो फिर केंद्र ने क्यों बातचीत की पहल की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ वार्ता की कोई पहल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान बातचीत करने के लायक ही नहीं। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने भारतीय सीमा में चीनी सेना की घुसपैठ करने की खबरों को खारिज किया। ऐसी खबरें आई थी कि लद्दाख के पास भारतीय सीमा में करीब 25 किलोमीटर अंदर चीनी सैनिक घुस आए हैं। ऐसी खबरें आई थी कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान लद्दाख के पास करीब 25 किलोमीटर तक भारतीय सीमा में घुस आए थे। चीनी सैनिकों ने पोस्टर भी लहराए थे, जिसमें लिखा था कि ये चीनी इलाका है, यहां से लौट जाओ। असम के गोलाघाट में मंगलवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने उन पर कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। इससे पहले पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाई। एक प्रदर्शनकारी पर कई पुलिस वाले टूट पड़े। पुलिस के हत्थे जो भी चढ़ा बच नहीं पाया। कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से रहम की भीख मांगी, लेकिन पुलिस ने उसे नहीं बख्शा। जिन्होंने भागने की कोशिश की, पुलिस ने उसका पीछा किया और पकड़कर जमकर डंडे बरसाए। असम नागालैंड सीमा पर स्थित गोलाघाट में कई दिनों से तनाव कायम है। मंगलवार को पुलिस और सरकार की सुस्ती से नाराज प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और आने जाने वाले वाहनों को निशाना बनाया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी नाराज लोगों ने पत्थर बरसाए। गोलाघाट में शांति बहाल करने को लेकर कल यानी 21 अगस्त को असम के सीएम तरुण गोगोई और नागालैंड के सीएम टीआर जेलियांग के बीच अहम बैठक होने वाली है। इस बीच गृह मंत्रालय और असम सरकार के अधिकारियों ने बैठक कर हालात की समीक्षा की है। दरअसल 12 अगस्त को नगा उग्रवादियों ने असम निवासी 9 लोगों की हत्या करने के साथ ही कई घरों में आग लगा दी थी। तभी से गोलाघाट में रहने वाले लोग दहशत में हैं। कईयों ने राहत शिविर में शरण ले रखी है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में छात्र गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले छात्र संघ चुनाव में नामांकन के दौरान छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी के रांची दौरे से पहले झारखंड में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यूपीए सरकार की योजनाओं का उद्घाटन कर मोदी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 28 अगस्त को पीएम जन धन योजना लॉन्च कर सकते हैं। इस योजना के तहत गरीबों के बैंक अकाउंट खुलेंगे और उनका 1 लाख का बीमा किया जाएगा। 15 अगस्त को पीएम ने इस योजना का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैथल में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जबरदस्त विरोध किया। हुड्डा जैसे ही भाषण देने आए, वैसे ही वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हुटिंग शुरू कर दी। सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब तक भाषण देते रहे, भीड़ में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ता उनका विरोध करते रहे। बीजेपी कार्यकर्ता जहां हुड्डा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के पक्ष में खूब नारे लगे। इस हंगामे से बढ़कर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि वो भविष्य में किसी भी समारोह में और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल नहीं होंगे। हुड्डा ने कहा कि कैथल में हुआ समारोह एक सरकारी कार्यक्रम था और उन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन बीजेपी ने इसे अपना समारोह बना दिया। उन्होंने मोदी पर सरकारी कार्यक्रम में मंच से राजनीतिक भाषण देने का आरोप लगाया। कैथल में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराना होगा। उन्होंने फिर दोहराया कि मेरा क्या और मुझे क्या वाले सिस्टम से देश तबाह हो रहा है। मेरा क्या और मुझे क्या, इसने देश को तबाह करके रखा हुआ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो भ्रष्टाचार को समर्थन देता हो। कैथल में 4 लेन हाईवे के शिलान्यास के बाद मोदी ने कहा कि पहली बारिश में धुलने वाली सड़क नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि अब पिछली शताब्दी वाला विकास नहीं चलेगा। कैथल की जनसभा में मोदी ने कहा कि विकास पूर्व सारी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने कहा कि अगर विकास ही नहीं होगा तो नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा। भले ही मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ गर्मजोशी से बातें की हों, लेकिन अपने भाषण में हुड्डा पर निशाना साधना वो नहीं भूले। पीएम ने कहा कि केंद्र की कई योजनाएं हरियाणा में लटकी हुई हैं और उन पर काम नहीं हो पा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैथल में हाईवे 4 लेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। बटन दबाकर उन्होंने कैथल से सिवानी तक लंबी 4 लेन सड़क का शिलान्यास किया।
कैथल से सिवानी तक 168 किलोमीटर लंबी सड़क का 4 लेन के इस प्रोजेक्ट में 1400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट में 23 अंडरपास, 21 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड, 7 शहरों में बाईपास और 4 शहरों में रेलवे ओवरब्रिज भी बनेंगे। मोदी कैबिनेट की आज शाम 5 बजे बैठक होगी, जिसमें महिला आयोग के अध्यक्ष और ट्रांसपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। बिहार में 21 अगस्त को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार थम गया है। बगहा में प्रचार के आखिरी दिन सीएम जीतन राम मांझी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र कहने वालों की उनकी पार्टी के महागठबंधन से सीधी लड़ाई होगी। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की वापसी के कयास और तेज हो गए हैं। लखनऊ में अमर ने एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव से यूपी के सीएम अखिलेश यादव और शिवपाल यादव से मुलाकात की। नामा है क्यों करता, मुलाकात ही तो की है, चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला है। अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव की ये मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली। हालांकि अमर सिंह का कहना है कि ये सियासी नहीं, निजी और पारिवारिक थी। समाजवादी पार्टी में वापसी को लेकर अमर सिंह कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उन्होंने ये संकेत जरूर दिया कि मुलायम सिंह यादव बुलाएंगे तो वो ना नहीं कह पाएंगे। 5 अगस्त को भी अमर सिंह ने मुलायम के साथ मंच साझा किया था। अमर की राज्यसभा सदस्यता भी इसी साल खत्म हो रही है और माना यह जा रहा है कि वो इसलिए मुलायम से मेलजोल बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 3 दिवसीय दौरे पर दुबई जा रहे हैं। दुबई दौरे पर शिवराज सिंह चौहान निवेशकों से बात करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे के नेतृत्व में बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। पंकजा राज्यव्यापी संघर्ष यात्रा शुरू करने जा रही हैं। 2 सप्ताह चलने वाली यात्रा में पंकजा राज्य की 79 विधानसभाओं का दौरा करेंगी। दिल्ली बीजेपी ऑफिस का कायाकल्प किया गया है। वास्तु के हिसाब से ऑफिस को सजाया गया है। सोफे, कुर्सी, मेज, हर चीज नई रखी गई है। दिल्ली की सड़कों पर ई रिक्शा चलेगा या नहीं, इस मसले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही साफ कह चुका है कि नीति बनाए जाने तक शहर में ई रिक्शा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट के रोक के बाद केंद्र सरकार ने रिक्शा पर गाइडलाइंस बनाई है, जिसे लागू करने के लिए कोर्ट से 2 महीने का वक्त मांगा। गैस की कीमतें तय करने को लेकर रिलायंस के खिलाफ जांच के मामले में केजरीवाल को झटका लगा। दिल्ली सरकार के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास इस मामले में जांच का कोई अधिकार नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे तो उनके निर्देश पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली और मुरली देवड़ा समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। दिल्ली में सरकार को लेकर असमंजस की स्थिति के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली विधानसभा भंग की जा रही है या नहीं। इसका जवाब 9 सितंबर तक देना है। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सरकार के 49 दिनों का लेखा जोखा लेकर जनजागरण अभियान चलाने जा रही है। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद कर रहा है। आज उनकी 60वीं जयंती है। 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म हुआ था। इस मौके पर सभी बड़े सुबह से ही उनके समाधि स्थल वीर भूमि पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके में 4 बिजनेसमैन पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। दफ्तर पर किए गए हमले में 3 बिजनेसमैन जख्मी हो गए। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। नोएडा के सेक्टर 122 में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से सारा माल खाक हो गया। बदायूं रेप और मर्डर केस में नया मोड़ आ गया। सूत्रों के मुताबिक फोरेंसिक रिपोर्ट में पीड़ित लड़कियों के कपड़ों पर आरोपी की डीएनए नहीं मिले हैं। सीबीआई इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है कि कहीं यह मामला हॉरर किलिंग का तो नहीं। फैजाबाद गैंगरेप मामले पर एसएसपी ने कहा है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। उधर फैजाबाद के खंडासा थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद युवती से गैंगरेप के मामले में हंगामा जारी है। मामले की जांच में जुटी पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों ने खंडासा में फिर हंगामा किया। लोगों का यह गुस्सा तब फूटा जब खंडासा गैंगरेप और हत्या मामले को जिलाधिकारी ने प्यार के चक्कर से जोड़ दिया। गैंगरेप और हत्या से सहमे यूपी के फैजाबाद में तनाव के बीच प्रशासन के आला अधिकारियों के हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। सीआरपीएफ के कार्यक्रम में डीआईजी, सीडीओ समेत कई अधिकारी ठुमके लगाते नजर आए।
हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें 18 अगस्त की उस रात की हैं जब पुलिस गैंगरेप पीड़ित छात्रा के शव को जबरन दफन करवा रही थी और पीड़ित परिजनों पर लाठीचार्ज हो रहा था। हरियाणा के पंचकुला में छेड़छाड़ से परेशान एक नाबालिग लड़की ने खुदकुशी कर ली। लड़की 11वीं की छात्रा थी और उसे 10वीं में टॉप करने पर 25,000 की स्कॉलरशिप भी मिली थी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन के पास एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान हो गई है। पुलिस इसे खुदकुशी बता रही है। राजस्थान के अलवर में शादी से मना करने पर एक सिरफिरे आशिक ने लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। असम की राजधानी गुवाहाटी में राजधानी एक्सप्रेस में लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। यूपी के अलग अलग जिलों से आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 63 हो गई है। यूपी के बाराबंकी में बाढ़ से हुई तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी के बस्ती में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। 141 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा भयावह हालात यूपी के बहराइच जिले में हुए हैं। यूपी के कुशीनगर में नारायणी नदी का पानी तबाही मचा रहा है। यहां की तमकुही तहसील के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। यूपी के आजमगढ़ में घाघरा नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। यूपी के फैजाबाद में सरजू नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की रफ्तार से जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। नेपाल में बनबसा बैराज से घाघरा में भारी मात्रा में छोड़े गए पानी ने यूपी के गोंडा में तबाही मचानी शुरू कर दी है। यूपी के कासगंज जिले की 3 तहसीलों के दर्जनों गांव भी बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा का पानी इन गांवों को अपनी चपेट में ले चुका है। हरिद्वार में गंगा में आए उफान के चलते हालात बदतर होते जा रहे हैं। गंगा का पानी तटबंध तोड़कर सड़कों पर बह रहा है। ये तस्वीरें हरिद्वार के जिलाधिकारी कैंप से महज 1 किलोमीटर की दूरी की हैं। बैरंगी कैंप के लोग उफनती गंगा को इसी तरह पार करने के लिए मजबूर हैं। असम में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आलम यह है कि कई गांव पानी में डूब चुके हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के आर्टिकल 35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू कश्मीर को नोटिस भेजा है। दरअसल एक शख्स ने जनहित याचिका दाखिल कर अनुच्छेद 370 के आर्टिकल 35A की वैधता को चुनौती दी है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल को खारिज करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गई है। इंफाल की एक स्थानीय अदालत ने सिविल राइट्स एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट की कार्यवाही हिंदी में हुई या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस भेजा है। सीबीआई ने सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार को एक क्षेत्रीय फिल्म को मंजूरी देने के लिए 17,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है।